आज डीएसपी महोदय, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जुगल किशोर जी डीएसपी महोदय, हांसी पुलिस जिला, इनका एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत कीजिए। आप सभी के बीच पधार चुके हैं। आज श्री राकेश कुमार आर्य, पुलिस महानिरीक्षक हरियाणा सरकार, उन्हीं की अध्यक्षता में आज का नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम हमारे विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटोल खरकड़ा ब्लॉक बास हांसी 2 जिला हिसार में आयोजित किया जा रहा है, जो विद्यालय के लिए बड़े ही गौरव का अवसर है। और एसएचओ बास श्री सुखदेव जी, इंस्पेक्टर महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों में इंस्पेक्टर उमेश सिंह जी वेलफेयर ऑफिसर, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के प्रतिनिधि श्री शमशेर बामल जी हम सबके बीच मंचासीन हैं, और हमारे गांव के सरपंच महोदय श्री अनिल कुमार बामल जी भाटोल जाटान से और श्री महावीर सिंह जी सांगवान भाटोल रावड़ान से हमारे बीच मौजूद हैं। और ड्रग एवं हिंसा इंचार्ज टीम श्री रामफल जी सब इंस्पेक्टर एवं अन्य सहयोगी टीम सदस्य जो 2 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं, हम अपने विद्यालय में हृदय से इनका स्वागत करते हैं। ये कल भी आए थे विद्यालय में कि व्यवस्थाएं देखने के लिए कि व्यवस्था हो जाए और आप सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम किया जा सके। और हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति जो अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके विद्यालय में आए हैं। आज के इस युग में समय ही सबसे जरूरी चीज है, जो आप सबसे कीमती है आपके पास, जो आप आसानी से किसी को देना नहीं चाहते। आज का व्यक्ति इतना व्यस्त है कि वो अपने 2 मिनट भी किसी को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके बीच एक अच्छी खासी संख्या में गांव से हमारे बीच गणमान्य व्यक्तिगण पधारे हैं। सभी के स्वागत के लिए बेटा जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे विद्यालय का पूरा स्टाफ जो बहुत ही मेहनती एवं समर्पित स्टाफ है। हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। और गणित मॉडल में विद्यालय की छात्रा रितु बामल सुपुत्री श्री विक्रम बामल गणित मॉडल में एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा चयनित की गई है। राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में विद्यालय की छात्रा साक्षी ने, रोहताश ने, मोनिका ने डांस प्रतियोगिताओं में विद्यालय का नाम रोशन किया है और 2 बच्चों ने तो प्रथम स्थान भी हासिल किया है। और तालियां बजाइए ऐसे बच्चों के लिए। दो वर्ष पहले कोविड वाला रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगी। हमारे विद्यालय से 12वीं कक्षा में लगभग 40 से ऊपर मेरिट रही, 75% और 80% से ऊपर नंबर को हम मेरिट मानते हैं। और 10वीं कक्षा में 30 से ज्यादा, 27 या 30 से ज्यादा मेरिट हमारे विद्यालय के बच्चों की रही हैं। तो बच्चे हमें हमेशा गौरव का अवसर देते हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और सभी बच्चों से मैं एक बात पूछना चाहूंगी। अभी मैं आपसे पूछ रही थी बेटा कि विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। वेरी गुड, याद हो गया। मैं कह रही थी ना हमारे बच्चे इतना अच्छा है, इन्हें एक बार कोई बात बता दिए बोलते नहीं है। और इसीलिए आज जो इन्हें सीखने को मिलेगा, जो बात आज इन्हें सीखने को मिलेगी, अभी हम स्टोरी भी सुन रहे थे कि संतों का कुछ क्षण का परिचय भी आपसे हो जाए, कुछ देर का समय भी आपको मिल जाए, तो उनके दर्शनों से भी आपको लाभ होता है। संत वही है जिसके मन में संतोष हो, जिसके संस्कार अच्छे हो, जिसे देश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा हो। तो नशा मुक्ति की बात हमें अपने गांव में, जो गांव को पवित्र भूमि माना जाता है,
जहाँ के वातावरण की, प्रदूषण मुक्त वातावरण की हम मिसालें देते हैं, उसमें क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां देखने के लिए आ रही हैं कि जो ड्रग माफिया होते हैं, जिन्हें केवल पैसे कमाने की ही जरूरत है, वो बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते। वो बच्चों को आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। और किन बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं? देखिए, जो मानव का मस्तिष्क है वो सुख दुख को और संवेदना को बड़ी जल्दी अनुभव करता है। ठीक है, आप दिल कह लीजिए कि किसी का दिल बहुत जल्दी कोई रोने लग जाता है, कोई बच्चा छोटी सी बात पे डांट दिया। कुछ बच्चे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उन्हें कहा जाए तो बात समझ तो लेते हैं, लेकिन वो इसको बहुत ज्यादा महसूस नहीं करते हैं। तो कई बच्चे, अब क्या हुआ कोरोना में कि मोबाइल से ऑनलाइन टीचिंग भी आपको करनी पड़ी, आपके पास मोबाइल आ गए, आप अपने आप तक सीमित हो गए हैं, अपने माता पिता को भी वक्त आपने देना कम शुरू कर दिया है। अभी जब आए कोरोना के बाद बच्चे, तो शुरू में हमें उन्हें हैंडल करने में, विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा। अब वो चीजें ठीक स्तर पर आ चुकी हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे के, आप अभी जिस आयु में हैं, हमारे पास अभी 9 से 12 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और ये जो विद्यार्थी हैं 9 से 12 के, अभी किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जब अभी हम जिक्र कर रहे थे कि दूसरों की चीजों के बड़ी जल्दी प्रभाव में आप आ जाते हैं, और छोटी सी बात पर आपको टेंशन हो जाती है। छोटी छोटी बात पर किसी ने कह दिया कि आज तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, ये ड्रेस तो तुम भी बिल्कुल नहीं जच रही हो, तुम ये पहन के आए हो, तुम ये जूते स्कूल में पहन के आए हो, मेरे पास तो ऐसे जूते हैं, उसने ऐसी घड़ी पहन रखी है, या आपके अंक कम आ गए हैं किसी कारण से, आप पढ़ नहीं पाए हैं, आपको ये लग रहा है कि विद्यालय में तो ये 2-4 बच्चे खड़े होते रहते हैं, हमारी तो बारी नहीं आती है। तो किसी न किसी कारण से अगर आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, तो आप उन लोगों के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। वो ढूंढते हैं ऐसे बच्चों को कि उन्हें नशे के जाल में कैसे फंसाया जाए। पंजाब में तो यहाँ तक सुनने में आया कि पंजाब में हम सुनते हैं कि वहाँ नशे का, हरियाणा में भी अब आना स्टार्ट हो गया है। जो पुलिस विभाग के हमारे ऑफिसर्स हैं वो आपको और भी अच्छे से सिचुएशन का परिचय देंगे जब वो बोलेंगे। मैं तो एक आपको सारांश बता रही हूँ, एक आम बात, कि पंजाब में सुनने में आया था कि टॉफी पे भी बच्चों को ऐसे ड्रग्स लगा करके देते रहते हैं दुकानदार कि मेरी दुकान से टॉफी खरीदने के लिए आएगा, और धीरे धीरे वो बच्चा उस जाल में फंस जाता है। या किसी कारण से बच्चा दुखी हुआ, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, फेल हो गया, अंक कम आए, घर में परिस्थितियां अच्छी नहीं है, तो किसी न किसी कारण से मस्तिष्क उसका परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और दुखी मस्तिष्क को सही करने के, है बेटा मेरे पास, थैंक यू। दुखी मस्तिष्क को सही करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप एक छोटा रास्ता अपना लें, शॉर्टकट, या फिर आप ऐसे करें कि आप कठिन अभ्यास से, उसको बड़ों से बात करके, संपर्क करके, योगाभ्यास करके अपने मस्तिष्क को सही करें। तो आसान रास्ता, कई बार जो गलत संगति के लोग होते हैं वो क्या दिखा देते हैं कि आप ये नशे की ये गोली खा लीजिए, पाउडर ले लीजिए, ये चीज पी लीजिए, कोई पेय हो सकता है, ये बीड़ी या सिगरेट पी लीजिए और तुम्हारा दिमाग है ना बड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वो दिमाग कितनी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा? क्या मानते हो आप लोग? आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। कितनी देर के लिए बेटा रिलैक्स हो जाएंगे आप? जब तक आपके ऊपर उसका असर रहेगा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये भी कोई रिलैक्स नहीं होते हैं आप। आपके शरीर में वो शून्य कर देता है आपके समझने और सोचने की शक्ति को, और उस कारण से आपको उसकी समझ ही नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में, आप इस स्थिति में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। आपके परिवार में कोई सदस्य देखते हो, गांव में देखते हो, तो उसको भी आपको ये बातें आज जाकर के बतानी है जो आज यहाँ सुनने को मिलेगी। एक पक्षी होता है शतुरमुर्ग, सुना है सभी ने शतुरमुर्ग? सबसे बड़ा पक्षी होता है वो, और वो क्या करता है, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो रेत में ऐसे अपना सिर छुपा लेता है। क्या रेत में सिर छुपाने से और मुसीबत को न देखने से मुसीबत हट जाएगी या उसको सामना करना चाहिए? क्या सोचते हो आप लोग? सामना करना चाहिए, वेरी गुड। तो बेटे जो नशे की एक लत है वो तो एक रेत में सिर छुपाने की तरह है। मुसीबत हटी नहीं है, आपने आंखें बंद कर ली हैं, आपने समस्या को तो पहचाना ही नहीं। अगर अंक कम आए हैं तो आपको मेहनत करनी है, आप अपने टीचर्स से मिलिए, बड़ों से बात कीजिए। आपको कोई बच्चा ये कह रहा है कि आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं,
आप तो दिखते अच्छे नहीं हो, कपड़े तुम्हारे पास अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे घर में इतने पैसे नहीं हैं। क्या पैसे वाले व्यक्ति ही महान बनते हैं? अब्दुल कलाम का नाम सुना है सभी ने? हमारे देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए थे वो। और शुरू में आप सभी को याद होगा कि वो क्या कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे अगर कोई बच्चा बता पाए तो? बचपन में सुने ना आप लोगों ने अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनकी स्टोरी? तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, वो बचपन में अखबार बेचने का कार्य करते थे। अखबार डालने के लिए आता है लड़का, बता रहा था बच्चा। शाबाश, कौन बच्चा बता रहा था? खड़े हो। तमन्ना बता। तमन्ना हमारे विद्यालय की बहुत ही होनहार छात्रा है। तमन्ना खड़ी हो जाए, शाबाश, तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। साइंस का जो ट्रिप गया था हमारे विद्यालय का, कपूरथला में, अमृतसर में और चंडीगढ़ में, विद्यालय के 2 बच्चे, राहुल भी एक बार खड़ा हो जाए, राहुल और तमन्ना, इनको वहां जो डीएससी से हमारे अधिकारीगण आए हुए थे, उन्होंने, राहुल ने तो कविता भी सुनाई थी जलियांवाला बाग के विषय में, इसको 500 रुपए के साथ सम्मानित किया था। और तमन्ना ने भी वहां पूरे जिले से 100 बच्चे आए हुए थे, उनमें से केवल 2 बच्चों ने अपना अनुभव सुनाया था और वो दोनों हमारे विद्यालय के बच्चे थे, जो बड़े गर्व की बात है। तालियां बजाइए दोनों बच्चों के लिए। हम बात कर रहे थे कि अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बांटने का कार्य किया करते थे। अखबार बेचने का भी नहीं कह सकते, क्योंकि बेचने वालों की तो दुकान होती है, वो तो और अमीर होते हैं। बांटने वाले को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, वो कार्य वो किया करते थे। और फिर स्कॉलरशिप्स के सहारे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो मिसाइल मैन बने। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अब्दुल कलाम के कार्य के सामने अपना सिर न झुकाता हो। किसी पार्टी से उनका संबंध हम नहीं मानते, किसी एक प्रांत से नहीं मानते, क्योंकि वो वैश्विक हस्ती है। ठीक है, अभी अभी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। आप सभी ने टीवी पे उनकी स्टोरी भी सुनी होगी। तो मुसीबतें किसके सिर नहीं आती हैं? देखिए, जितनी मुसीबत आपके पास आई हुई है वो आपको महान बनाने के लिए आई हुई है। ठीक है, समय की रेत पर जो निशान छोड़ जाते हैं वही महान पुरुष होते हैं, वही महान व्यक्तित्व होते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताने के लिए हमारे पुलिस विभाग से जो आए हुए हैं अनुभवी और श्री जुगल किशोर जी डीएसपी साहब की, हमारे विद्यालय की छात्राएं इंतजार कर रही है आपका स्वागत करने के लिए। स्वागत करते हुए तालियां बजाइए बेटे, शाबाश। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ विद्यालय की छात्रा काफी को। काफी आए, काफी का स्वागत कीजिए तालियों से। गुड मॉर्निंग, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा आपको स्वागत गीत सुनाने जा रही हूँ। खुशियों की घड़ी ये आई है, हर आँख आज हर साई है। खुशियों की घड़ी ये आई है, हर आँख आज हर शाई है। आप बने मेहमान, आपका स्वागत है। आप बनी मेहमान, आपका स्वागत है। जैसे लब में चमके सूरज है, जुल्म में खिलता जो नीरज है। जैसे लब में चमके सूरज है, जल में खिलता जो नीरज है। यूं ही बढ़े आपकी शान, आपका स्वागत है। यूं ही बढ़े आपकी शान, आपका स्वागत है। हर मंजिल यूं ही सदा पाए, आप आगे ही बढ़ते जाए। हर मंजिल यूं ही सदा पाए, आप आगे ही बढ़ते जाए। हम सबका है अरमान, आपका स्वागत है। हम सबका है अरमान, आपका स्वागत है। शाबाश काफी, आपने बहुत ही मधुर आवाज में सर का स्वागत किया। और हम पूरे विद्यालय की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से पुनः डीएसपी साहब का स्वागत करते हैं।
सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे गांव के सरपंच श्री महावीर सिंह जी को। तालियों से स्वागत कीजिए आपका। वो आए और मंच पर अपना अनुभव बता करके आपको लाभान्वित करें। स्वागत है सर। माननीय किशोर जी डीएसपी थाना और गांव से आए हुए सभी सामाजिक अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि नशा मुक्ति के लिए आज अपने गांव में अधिकारीगण पहुंचे हैं और ये जो मुहिम शुरू की है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और रामफल जी सब इंस्पेक्टर मेरे पास आए थे और कहने लगे कि आपका गांव नशा मुक्ति के लिए हमने गोद लिया पुलिस डिपार्टमेंट ने। आज जी साल के मार्गदर्शन में ये कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है। तो रामफल जी ने बताया कि आपके गांव में भी नशा मुक्ति, नशे का कारोबार भी हो रहा है और कुछ बच्चे खराब हो गए। लेकिन मेरे नॉलेज में एक बच्चा था, मैं रामफल जी के साथ वहाँ गया, उससे बात की, उसने बताया 5-7 बच्चों के और नाम बताए और एक विषय खास कहानी जुड़ी उस बात की। एक लड़का अपने घर से 2 अंगूठी निकाल के बेच दी और उसने अपना जन्मदिन मनाया कैसे, टिक्के लगाए। उसने हमने पूछताछ करी तो उसने बताया कि खुशी में टिक्के लगाए, कुछ दारू पी ली, कुछ और अटपट कर लिया। तो हमने फिर ये अनिल सरपंच था, रामपुर सरपंच, हमने उनको पूरी टीम पूरे बुलाए, सारे घर के भी बुलाए, उससे पूछताछ करी। उसने बताया कि वहाँ बेच दी, सुनार को बेच दी, एक घासी बेचे, ये कराया वो कराया। तो रामपुर जी के साथ मैं फिर गया 1-2 जगह और भी। रामपुर जी कहने लगे कि मैं अकेला जाके आया। तो इन्होंने 112 को जाके देखा तो 4-5 बच्चे वहाँ ये काम कर रहे थे मौके पे। इन्होंने फोटो भी खींचे, उनके घर वालों को बताया, समझाया, हमने भी बार बार समझाया। देखो 10वीं क्लास के बच्चे ये स्कूल में शुरू हो गई है बुराई, तो अध्यापकगण भी साथ थोड़ा ध्यान दे। और गांव के जो पेरेंट्स हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को नहीं पता लगता, छोटे बच्चों को पता लग जाता है। छोटे बच्चे इस बात का किसी भी बात की हिचक न करे, वो अपने माँ बाप को जरूर बताए कि ये आज ये नशा कर रहा था या टिक्के लगा रहा था, तो अपने माँ बाप को जरूर बताए। तो मैं डीएसपी साहब का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। थोड़ा धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में विद्यार्थियों को प्रेरित किया और आप हमेशा विद्यालय के कार्यक्रमों में हाजिर हो जाते हैं। आप दोनों सरपंच महोदय, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे गणित पीजीटी शिव कुमार सर को। वो आए और मंच पर आए और अपने विचारों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। आइए सर, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी साहब, अन्य अधिकारीगण और गांव के समस्त ग्रामवासी, जैसा कि आज का जो मुख्य विषय है आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा, ड्रग एवं हिंसा। देखिए, ड्रग के साथ में हिंसा शब्द क्यों जुड़ा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स और रिसर्च हुए हैं कि जब व्यक्ति नशा करता है तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और इस संसार के अंदर जो व्यक्ति पैदा होता है और मरते समय तक एक काम वो जरूर करता है, वो निर्णय जरूर लेता है। हर पल हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, चाहे कोई समस्या है, चाहे कोई योजना है, कोई भी बात हो तो निर्णय तो व्यक्ति ने स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसी समस्याएं आती है, हम किसी दूसरे के पास जाके सलाह मशवरा करते हैं,
कि कैसे समस्या से निजात मिले, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा और स्वयं करना पड़ेगा। कब तक दूसरों के भरोसे वो बैठा रहेगा? इसलिए निर्णय करने की जो अक्षमता है वो व्यक्ति के अंदर जो नशा है वो खत्म कर देता है, और एक जो पॉजिटिव उसकी जो भावना है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो व्यक्ति किस तरह बढ़ता है? हिंसा की तरफ बढ़ता है। और ऐसा एक पुलिस विभाग की तरफ से बुकलेट छपी भी है, सड़क सुरक्षा परिवहन की तरफ से। उसमें काफी कुछ ऐसा बताया गया है कि पूरे देश के अंदर ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हैं जिनमें जो नशा करने के बाद होती है। और देखने में गया है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं कहीं न कहीं हिंसा में वो शामिल होते हैं। अपने पास ऐसे अनेक त्योहार हैं, जैसे होली का त्योहार है, हम सब देखते हैं गांव में कैसा माहौल हो जाता है, कैसे व्यक्ति शराब पीकर कोई अन्य नशा करके आपस में समुदाय में झगड़ा होता है, आपस में जो मित्रता होती है उसमें में झगड़ा होता है। उसका कहीं न कहीं कोई जो कारण है, मुख्य जो कारण है वो नशा है। तो आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया बड़ा अच्छा विषय लेकर आए हैं, और मैडम ने भी जो बताया था कि पंजाब के अंदर आज किस हालात में वहां का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आ रहा है, और धीरे धीरे वो जो नशा है वो हरियाणा में भी एंट्री कर रहा है। तो इन से अगर हमने बचना है तो मैं तो कहूँगा कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो वातावरण है, केवल वही बचाएंगे। जब समस्या आती है, ऐसा नहीं समस्या किसके सामने नहीं आई, सभी के सामने समस्या आई है, और हर व्यक्ति का एक अपना एक अनुभव है, अपना एक जीवन का उसका अनुभव तजुर्बा है। हर व्यक्ति के सामने समस्या आती है, लेकिन उनको पार करना अच्छे ढंग से। तो कुछ बिंदु मैं रखूंगा कि कैसे हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप पॉजिटिव रहें। हम देखते हैं कोई भी किसी प्रकार की अगर घटना हो तो सबसे पहले नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव होना अपने आप में एक समस्या है, वो भी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहे। कोई भी किसी प्रकार की घटना घटे तो हम बुरा न सोचें, अच्छा सोचें। पॉजिटिव रहेंगे तो समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो जो समस्या है वो विकराल रूप लेगी और हमारे लिए एक घातक रूप जो धारण कर लेगी। इसलिए सबसे पहला जो बिंदु है, हम पॉजिटिव रहें। दूसरा है, हम हर समय खुश रहने का प्रयास करें। देखने में है दुखी व्यक्ति कभी कुछ दे नहीं सकता किसी को। कोई व्यक्ति दुखी है वो कभी किसी को दे नहीं सकता, कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। आपके अंदर यदि उमंग है, उत्साह है, खुशी है, आपके पास हर कोई बैठना चाहेगा। और अपने आप खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए अपने तरीके भी होते हैं। किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई तरीका है। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि व्यक्ति को खुश रहने के लिए उसके अपना जो जीवन उसने जिया है उसके अंदर वो कुछ न कुछ ऐसी बातें निकाल कर रखे कि जिनसे उसे खुशी मिले। बार बार उनको सोचना, बार बार उनको याद करना, हम उनसे खुश रह सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपना निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करें। अगर अपना निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करेंगे तो समस्याओं के ऊपर विचार करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पूर्ण विचार करता है। कोई भी समस्या किसी प्रकार की है, कोई भी काम है, कोई भी लक्ष्य है प्राप्त करना है, तो उसके जो लक्ष्य के लक्षण हमारे अंदर हो। जब तक लक्ष्य के लक्षण नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति चाहता है कुछ बनना जीवन में, जैसा कि अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दिया था, उनके ऐसे लक्षण दिखाई देते थे उनके अंदर। इसलिए लक्ष्य के अनुसार अपने लक्षण पैदा करें, उससे भी हम कहीं न कहीं नशे से, हिंसा से दूर रह सकते हैं। और मैं दोबारा से पुनः सभी का स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। धन्यवाद।
बताई और तरीका भी बताया कि नशे से कैसे बचें। भाई ये तो सब कह रहे हैं कि नशे से बचो बचो बचो। सबसे पहली बात तो क्यों बचे नशे से? मैं हमारे बच्चों से पूछना चाहूंगी कि कोई एक या दो बच्चा खड़ा होकर के बताए, क्या आप सोचते हो कि नशा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। क्यों है बेटा ये बुरी बात क्यों है? इससे क्या बुरा होता है? कैंसर, शाबाश। भविष्य खराब होता है, मेमोरी खराब हो जाती है हमारी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए इंसान के पास सबसे स्पेशल चीज क्या है? जीवन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इस जीवन में, जीवन मान लो पशु पक्षियों के पास भी है, जानवरों के पास भी है, पेड़ पौधों के पास भी जीवन है और हम इंसान के पास भी जीवन है। इंसान आज सभी के ऊपर राजा क्यों बना बैठा है? पूरी प्रकृति के ऊपर इंसान एक राजा की भूमिका में है। वो क्यों है इस भूमिका में? क्योंकि हमारे पास हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हमारी तार्किक क्षमता है। अगर आपकी यही सबसे स्पेशल चीज एक थोड़े से नशे के लिए, थोड़ी सी संतुष्टि के लिए, कुछ क्षणों की संतुष्टि के लिए जिससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, हो जाएगी, तो हम बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं कहे जाएंगे। और कैसे बचे इससे? जैसे कि सर ने कहा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव कैसे रहें? बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, बार बार तनाव हो जाता है कि ये तो मेरा सिलेबस इतना पड़ा है, मेरे घर में तो पैसे की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो बहुत अच्छे धनी परिवेश से नहीं है, धनी परिवारों से। तो बेटा धन कोई समस्या नहीं है, धन तो आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले अपने गुणों को विकसित कीजिए। अपना जो समय है रचनात्मक कार्यों में लगाइए। बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानी सुनते हैं? अभी भी है कोई ऐसा बच्चा? हाथ उठाएं, ऊंचे हाथ उठाइए तो अच्छी बात है। देखो 4-5 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बेटा ये संख्या कम है। 5-6 बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा हाथ उठा रहे हैं, बड़ा होते होते कम होती जाती है संख्या। शाबाश। देखो कहानी सुनाना, केवल आप ये मत सोचो कि नर्सरी के बच्चों को, फर्स्ट क्लास के बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती है। कहानी एक अनुभव होती है, उनके जीवन का सारांश होती है। आप जब बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हो तो वो अपने अनुभव से आपको हमेशा अच्छी बात बताएगा, अच्छी शिक्षा देगा, जो मुसीबत के समय में आपकी सहायता करेगी। तो देखिए एक बार एक गांव में एक प्रतियोगिता हुई, मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। गांव में एक प्रतियोगिता हुई और उस गांव का राजा ऐसा था, उसने कहा कि बुजुर्गों की तो गांव में कोई जरूरत ही नहीं है, न तो अभी कमाई कर सकते हैं, न ये ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, बुजुर्गों की तो कोई जरूरत नहीं है। तो सारे बुजुर्ग उसने क्या किए कि गांव से बाहर निकलवा दिए, किसी को मरवा दिया, किसी को कैद करवा दिया, सारे गांव के बुजुर्ग उसने कैद कर लिए। तो उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसने अपने पिता को छुपा करके रख लिया अपने स्टोर में, अपने स्टोर रूम में, अपने तहखाने में। उसने अपने पिता को छुपा करके रख लिया और अपने पिता को वहां भेजा नहीं उसने। तो कुछ समय के बाद राजा ने एक प्रतियोगिता करवाई कि दूसरे राज्य ने हमारे पास ये एक प्रतियोगिता, एक चैलेंज भेजा है, एक चुनौती भेजी है कि हमें अपने गांव का ऐसा स्थान ढूंढना है जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है वो स्थान आपको ढूंढ करके दिखाना है। तो क्योंकि सब छोटे छोटे ही थे, छोटी आयु के थे, युवा आयु के थे, तो वो स्थान को ढूंढ के वो उससे पूछे, लेकिन सारे एक जैसे हो गए। जब आप लोगों के पास कोई समस्या आ जाती है तो आप किसके पास जाते हो? माँ बाप। और माँ बाप को भी समस्या आ जाए तो वो दादा दादी के पास जाएंगे। दादा दादी नहीं है तो गांव में भी जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको सब ढूंढने के लिए जाते हैं। आज इतने सारे बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में आए हुए हैं और मैं इनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपना अनुभव बताएं। इनके पास जो अनुभव का खजाना है, हमारे पास तो उसका एक अंश भी नहीं। ज्ञान और अनुभव दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान आप किताब से ले सकते हैं, लेकिन अनुभव जीवन ही आपको देता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा स्थान ढूंढ नहीं पाया, तो राजा ने सोचा कि अब तो मैं ये प्रतियोगिता हार जाऊंगा, क्या होगा, हमारे राज्य की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया कि जो उनको वक्त दिया गया था कि सुबह आपके गांव के किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां सूर्य की किरण सबसे पहले आती है। तो सुबह हुई, सारे गांव वाले सन्नाटे में कि कहाँ जाके खड़े हो, कहाँ जाके खड़े हो। तो जो व्यक्ति था उसने अपने पिता से राय ले ली थी कि कहाँ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता का अनुभव था। वो व्यक्ति सही उसी स्थान पर जाकर के खड़ा हो गया। दूसरे राज्य के कुछ प्रतिनिधि देखने के लिए आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने स्थान को ढूंढ लिया है। तो सारे गांव वाले देख करके कि हाँ किरण पड़ गई। साक्षात किरण कैसे पड़ी? सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से। और रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? पूर्व पश्चिम। हाँ, इधर से लाइट जलेगी तो रोशनी सामने पड़ेगी। ठीक है, तो बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को समझता था, उसने तो जीवन जिया था उन खेत खलियानों के बीच में, सूर्य की रोशनी के बीच में। तो उसने ये समझ लिया, समझा दिया अपने बेटे को कि बेटे सूर्य निकलेगा, जैसे सभी पूर्व में जा करके खड़े हो रहे, लेकिन वो लड़का वहां जाकर खड़ा हो गया, उसके ऊपर रोशनी पड़ी। तो फिर उसको, राजा को ये हुआ कि तुम्हें ये बात कैसे पता है जब सभी को नहीं पता है, तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो उसने पहले बताया नहीं, डरते हुए सोचेगा कि राजा आज्ञा का उल्लंघन हो गया है, मैंने बुजुर्ग को रखा हुआ है। तो फिर बोले राजा नहीं, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, तूने तो पूरे गांव की इज्जत बचाई है, तुम्हें तो इनाम दिया जाएगा, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता लगा। तो फिर उसने बताया कि ये बात मेरे पिताजी ने बताई है, और अनुभव बड़ा कीमती होता है राजन, आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया कि गांव में, शहर में, देश में जो मुसीबत आती है उसमें बुजुर्गों की बड़ी जरूरत होती है। और तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सारे बुजुर्गों को बाहर निकाला। मैं भी अपने गांव के सभी बुजुर्गों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सब ये न सोचें कि आजकल के बच्चे हैं बड़े तेज बन गए हैं, ये तो फोन चलाते हैं और हमें तो फोन ही नहीं चलाना आता और हम इनसे पीछे हो गए हैं। नहीं, आप कभी भी इनसे पीछे नहीं हो सकते। आप इनका समय लीजिए, बल्कि इनको ये कहिए कि इनके मोबाइल में ये जो देख रहे हैं वो आपको दिखाएं। जिस समय इनका समय आपके साथ बीतने लगेगा, नशे जैसे कोई भी समस्या हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो मैं एक बार आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे हिंदी अध्यापक श्री नरेंद्र कुमार जी को, वो आए और 2 शब्द कहें, उसके बाद डीएसपी महोदय का लेक्चर होगा। आइए, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को और हमारे मध्य उपस्थित बहुत ही गरिमामयी व्यक्तित्व के धनी डीएसपी साहब जी और पूरी टीम, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। जो आप मुहिम लेके आए हैं, पूरा विद्यालय परिवार नतमस्तक है आपके ऐसी मुहिम के ऊपर। नशा व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को बर्बाद कर देता है, और मैं आश्वासन देता हूँ पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे बच्चों की ओर से कि ये बच्चे नशे की ओर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक अध्यापक ने मेरे को कहा था, बेटा आप मेरे विद्यार्थी हो, कभी भी मैं जीवन में आपसे मिलूं तो आप नशे में ना, अगर आप नशे में हो तो उससे पहले मेरी मौत हो जाए। अर्थात एक गुरु की ये सीख बच्चे मेरे दिल में आज भी कि मैं अपने गुरु के सामने नशे में ना हूं, क्योंकि मेरा गुरु मर सकता है और गुरु समाज का निर्माता होता है। तो मेरी भी यही आपसे करबद्ध प्रार्थना है सभी बच्चों से कि कोई भी बच्चा नशा ना करे, और अपने माँ बाप को भी समझाएं कि किसी प्रकार की लत में ना पड़े, किसी भी प्रकार के व्यसनों में ना उलझें, अपनी जिंदगी अनमोल है, इसको बचाएं। धन्यवाद सभी साथियों का, सभी ग्रामवासियों का। समय की डिमांड है, नशे से दूर रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया। अब मैं ऐसे ही कुछ और अनुभवी बातों के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो आप सभी के लिए प्रेरणा की मिसाल हैं, श्री जुगल किशोर जी डीएसपी साहब को आए और मंच पर बच्चों को 2 शब्द कहें। धन्यवाद जी। आदर व सम्मान के योग्य हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे दोनों गांव के सरपंच साहब, हमारे स्कूल का स्टाफ व मेरे साथ आए मेरी टीम के सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, नौजवान साथियों,
प्यारे बच्चों, आज ये एक हमारा छोटा सा एक कार्यक्रम आपके बीच में लेके आए थे और इसका हमने कई दिनों से एक आगाज किया हुआ है। ये एक हमारे जो आईजी रेंज जो हमारे प्रमुख होते हैं श्री राकेश आर्य जी, जो आईपीएस हैं, उन्होंने जनवरी के अंदर एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के नाते उन्होंने एक प्रण लिया था और उसमें कुछ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारियों का चयन किया था जिन्होंने ये एक शपथ ली थी कि भी हम इस जो ये आपने एक मुहिम चलाई है उसको हम सिरे से तक लेके जाएंगे और जो ये नशा है उसका हम मसूल नाश करेंगे। तो उसके तहत ही ये हमारे एक टीम का गठन किया गया था। और ये हमारे, अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो पीछे से, तो हमारी रेंज में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट पे एक ही आईजी होता है, महानिरीक्षक बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा था कि सभी एसपीओ की मीटिंग ली थी और एसपीओ को ये आदेश जारी किए थे कि आप है ना सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर्स बनाएं और अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एक जहां पे नशे का सबसे ज्यादा कारोबार है, जहां पे बच्चे नशा करते हैं, जहां पे स्मगलिंग की जाती है, उन गांवों को थोड़ा सा चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद उसमें हमने स्टार्टिंग में अपने एरिया में हांसी एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला तो हमारा हिसार है सभी का, क्योंकि हमारे डीसी साहब वहीं बैठते हैं तो इसलिए। लेकिन ये हांसी एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है तो इसलिए इसमें भी हमारे यहाँ पे एसपी बैठते हैं। तो उसके तहत हमारे को यहाँ आपके इस क्षेत्र के कम से कम 5-10 गांव का दौरा करने का मौका मिला था। इससे पहले हम 5 गांव को चयनित किया था। उनमें हमने डोर टू डोर, ये हमारी जो एक डेडिकेटेड टीम थी जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से दिन रात उन्होंने परिश्रम करके हर एक मुकाम पर पहुंचे हैं कि किस गाँव में कितना नशा बिकता है। तो इन्होंने एक एनालाइजिंग डाटा भी तैयार किया था और इसके तहत हमने काफी लोगों तक, उन जो पीड़ित थे, इस नशा करते थे बच्चे, उनके पास भी हमने पहुंचने का काफी काम किया है। उनको डी एडिक्शन सेंटर हुए, हमने एनालिटिकल ग्रुप जहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं आपस में, तो जहाँ पे नशे वाले और बच्चों को जहाँ पे रखा जाता है उनका ग्रुप डिस्कशंस करवाया जाता है। जो नशा छोड़ते हैं उनके साथ उनका तालमेल करा के, उनसे इंस्पिरेशंस दिला के उनका नशा छुड़वाने में उनको सहायता करते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे हमने मूवमेंट्स चलाए हैं जो, लेकिन उसी के तहत हमने बाटोल गांव को भी चिन्हित किया था कि भी हमारे को पता चला था कि आपके गांव में भी यहाँ ड्रग्स जैसे स्मैक का हुआ, चीटे का हुआ, ये छोटा मोटा जो नशा है ना, कहने में तो छोटा है लेकिन एक बार जो इसकी जकड़ में जो चला जाता है वो उसको छोड़ नहीं सकता। दारू का हुआ, शराब का हुआ, सिगरेट का हुआ। जब भी हम मेरे से पूर्व वक्ता ये बात कह रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि ये जो नशे हैं ये तो हमारे वॉलंटरी नशे हैं, इनको तो अगर हमारी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रोंग है कि हमने छोड़ना है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नशे हैं जिनके पास एक बार आप चले गए, वहां से वन वे रास्ता नहीं है, वन वे रास्ता है वो, वहां से वो आप यू टर्न नहीं लेके आ सकते। उसके लिए आपको अथक मेहनत की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको एक ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जिसके तहत ही आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज अपना खुद का ही आप पूर्ण रूप से नाश कर लेते हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले हमारे 4 ही इसमें मुख्य उद्देश्य थे। अगर मैं डिस्कस करूं तो गांव में सबसे पहले तो पहला हमारा ये था कि गांव में हम उन लोगों को चिन्हित करें जो इस बीमारी से ग्रसित है। हम उनको नशेड़ी वगैरह की संज्ञा नहीं दे रहे, ना ही उनको हम अपराध की श्रेणी में गिनती कर रहे हैं। हम जो बच्चे जो किसी न किसी कारणवश किसी भी कंपनी के तहत वो अपना एक स्वाभाविक जगह को छोड़ के और वो गंदे वातावरण में चले जाते हैं, तो उसमें से उनका वो बीमारी के रूप में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, उस बीमारी में चले गए। तो हर बीमारी का इलाज के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को हम चिन्हित करके वॉलंटरली उनसे हम पूछना चाहते हैं, उनसे हम एक कॉमन डिस्कशन करना चाहते हैं, फिर उनको हम मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ डी एडिक्शन सेंटर में उनको रखना चाहते हैं। तो इस टाइप का हम एक योजना बना रहे हैं। उसके तहत हमारा ये प्रथम उद्देश्य वो है। सेकंड उद्देश्य हमारा वो है जो बच्चे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और उनसे वो ये ड्रग्स वगैरह की सप्लाई वहां से ले रहे हैं, सेकंड हम उनको चिन्हित करना चाहते हैं
और तीसरा हमारा इसमें कर्तव्य क्या था कि जो आम पब्लिक है, हमारे बच्चे तो यहाँ बैठे ही हैं, इनके थ्रू तो हम मैसेज डिलीवर करते हैं। एक बच्चा सबसे छोटी एक कड़ी होता है, क्योंकि उससे हम एक से एक एटम बम की तरह इसको प्रचार कर सकते हैं एक ही मैसेज का। क्योंकि जब ये चलता है तो अपने परिवार के पास जाता है, अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, तो इसकी बात हर कोई मानता है। तो इसलिए ये हमारी एक प्रमुख सी कड़ी है। इनके माध्यम से हम आप लोगों से थोड़ी सी एक हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी गांव में ऐसा हमारे को एक माहौल क्रिएट करके दें और हमारी सहायता करें और हमारे को बतलाएं कि आपके गांव में कौन कौन नशा करते हैं, कौन कौन बेचते हैं। और चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज इन बच्चों के लिए है, जब हमारी 3 कड़ियाँ जो हमारी सीढ़ियाँ हम चढ़ लेते हैं, तो चौथी सीढ़ी इनके लिए है, छोटे बच्चों के लिए। जब वो ही तीनों समूल नाश हो जाएगा तो इनके पास तो नशा नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो नशा इनके पास नहीं पहुंच पाएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन जो ये हमारे देश का भविष्य है, जो जिनको हमारे गुरुओं ने इतनी अच्छी शिक्षा देके इनको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए अग्रेसित कर रहे हैं, तो ये उस नशे को नहीं पकड़ सकेंगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे इस नशे का एक खत्म करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके गांव में आप लोगों से इसके लिए हम हमारी ओर से सहायता मांगेंगे। आप लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारा एक नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं उस पर, जो हमारे बोर्ड पे भी लगा हुआ है 888130893002। तो कभी भी। और एक और सबसे इसमें अहम मुद्दा हमारा ये है कि आप लोग इस चीज पे संकोच ना करें कि आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा। आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारी एक संबंधित टीम है, एक एएनसीबी टीम है और एंटी नार्कोटिक सेल है जिसका हमने गठन किया हुआ है। तो आप हमारी एक जो टीम आएगी, वो जो टीम के सदस्य हैं रामफल जी की अध्यक्षता में, वो टीम डे टू डे आपके गांव में या 2 दिन में 3 दिन में वो सर्वे करती रहेगी। आप लोगों से भी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते रहेंगे, आप उनको एक सडन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप ये नहीं सोचना कि भी इसकी आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, ये आपके पास ही पहुंच जाएंगे। तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम गुप्त रखेंगे, किसी के पास बतलाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से, मैं सभी बच्चों की ओर से, आप गांव वालों की तरफ से और हमारे सरपंच साहब की ओर से मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा इसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बच्चों को प्रेरित भी किया और उन्हें एक नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर सभी बच्चे नोट करके ले जाएं और अपने घर पे जाकर के भी आपको ये बातें बतानी है। जैसा कि सर ने कहा, बच्चा सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है और बच्चों की बात माता पिता, दादा दादी, परिवार के सब सदस्य, रिश्तेदार भी मानते हैं। तो आप सभी को खुद भी आज अच्छी प्रेरणा लेनी है, खुद से वादा करना है कि आप नशा नहीं करेंगे और यही बातें आगे जाकर के सिखानी भी है आप सभी को। अब मैं गांव के गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया आए और आपके गांव के बच्चों से हम सबसे 2 शब्द कहें। देखिए सीनियर्स का कितना सम्मान करते हैं प्रवक्ता महोदय, कह रहे कि अब हमारे सीनियर मंच पर आ चुके हैं, तो अब हम प्रोटोकॉल के अनुसार 2 शब्द नहीं कह पाएंगे, लेकिन आप इनका संदेश जान गए हैं। सभी बच्चे वादा कीजिए हाथ उठा करके कि आप बिल्कुल भी नशा न खुद करेंगे, न किसी को करने देंगे। वादा करते हैं सभी? यस मैम। और सभी को जाके समझाओगे ये बात? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कोई बच्चा मंच पे आए हैं, आप सभी को 2 शब्द कहने के लिए तालियों से स्वागत कीजिए इनका। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आए अपना परिचय भी दें बच्चों को, फिर 2 शब्द कहें। हेलो, मेरा नाम रविराज है, मेरा गांव पाटोल जाटा है। आदर व सम्मान के योग्य एसपी साहब और अधिकारीगण, प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण जी, मैं डीएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि नशे को रोकना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये काम करना कि नशा कौन बेचता है,
उसको पहले पकड़ना है गांव में। तो हम दोनों गांव की तरफ से डीएसपी साहब को आश्वासन देते हैं कि जो गांव में नशा बेचता है, गांजा बेचता है, स्मैक बेचता है, हम उनके नाम लिख के देंगे, ठीक है। तो हम डीएसपी साहब से भी उनके ऊपर कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है डीएसपी साहब से भी है, दोनों गांव के सरपंचों से भी है, यहाँ जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बहुत सारे आउटसाइडर रोड पे मिलते हैं। मैं हर रोज आता हूँ, देखता हूँ और अध्यापकों से कहना चाहता हूँ भाई थोड़ा ध्यान दें, छुट्टी के टाइम 1-2 अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाए रोड पे और ये देखें भी कौन बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, आउटसाइडर बच्चा है। जो आते जाते हुए हमारी बहन लगा लो, बेटी लगा लो, उनके साथ गलत हरकत करते हैं बच्चे। तो थोड़ा गांव के दोनों सरपंचों से कहना चाहता हूँ मैं, या तो कोई छुट्टी के टाइम में पुलिस की जिप्सी आए या कोई 2 पुलिस अफसर आए यहाँ पर चेकिंग करे, देखें भी कौन बच्चा है क्या कर रहा है छुट्टी के टाइम। और एक अध्यापकों से कहना चाहता हूँ भाई रिसर्च के टाइम भी बच्चे बहुत सारे रोड पे मिलते हैं और एक यहाँ बाहर जो रेहड़ी लगती है उनको आप मना कर दो कि यहाँ पर कोई रेहड़ी मत लगाए स्कूल के बाहर, क्यों वहां पर वो बच्चे रुकते हैं आउटसाइडर और लड़कियों को छेड़ते भी हैं, गलत कमेंट भी करते हैं। तो इसलिए मैं डीएसपी साहब से चाहता हूँ भाई हम दोनों गांव की तरफ से नाम लिख के देंगे, अब ये आदमी गांव में गांजा बेचता है, स्मैक बेचता है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए और ये जो बाहर खड़े होते हैं आउटसाइडर इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके सुझाव बहुत ही अच्छे और बहुत ही बहुमूल्य हैं। डीएसपी साहब अवश्य ही आपके द्वारा अनुरोध की गई वांछित कार्यवाही करेंगे। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय से प्रार्थना सभा में हर रोज बच्चों को समझाया जाता है कि आप बाहर न निकले, तो सभी बच्चे भी ध्यान रखेंगे। और बाहर जो रेहड़ी वगैरह लगाई जा रही है, हम इसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग चाहते हैं कि आप विद्यालय के बाहर कोई रेहड़ी न लगने दें। हम अपने विद्यालय में भी बच्चों को कोई बाजार की चीज लाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इनके बैग चेक किए जाते हैं, कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो ये समझाया जाता है। तो आप सभी भी कृपया इसमें सहयोग करें और ये जो रेहड़ी लग रही है आपके गाँव के बाहर, तो ग्राम पंचायत इसमें सहयोग करे और ये रेहड़ी यहाँ पर न लगवाई जाए। तो सरपंच साहब आश्वासन